प्यार भरा नमस्कार आप सबको नम्रता की ओर से और बहुत सारा स्वागत मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं आप सबके लिए मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी चंदन की छाँव में सुधियों के नाग लेकर आई हूँ। यदि आपको मेरा चैनल और कथा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी चंदन की छाँव में सुधियों के नाग। सौम्या आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। मम्मी, आरती के साथ मार्केट जा रही हूँ। बुटीक वालों को लहंगा सूट दिया था ऑल्टर के लिए, वो भी उठाना है। लगे हाथ मैचिंग चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह भी लेती आऊँगी। तुम कौन कौन सी साड़ियाँ पहनोगी बता दो, तुम्हारे लिए भी लेती आऊँगी। तुम्हारी मेरी नाप तो एक ही है ना, बस रंग भर बता दो। अरे ले आना लाल वाल कोई सी भी, मैं कौन सा दिन में 10 बार चूड़ियाँ बदलूंगी। क्यों नहीं बदलोगी? और लाल चूड़ियाँ तो मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगी। तुम फिर से वही लाल बनारसी पहनने की सोच रही हो ना, वो तो मैं तुम्हें ले जाने ही नहीं दूंगी। अरे तो ऐसी साड़ियाँ शादी ब्याह में ही तो पहनी जाती हैं, नहीं तो सालों साल यूं ही पड़ी रहती हैं। इसी बहाने उन्हें थोड़ी हवा लग जाएगी। उसकी चिंता मत करो, अगली बार मैं अपने लिए उसका लांचा सिलवा लूंगी, पर तुम नहीं पहनोगी। आजकल उस तरह की बनारसी कोई पहनता भी है? तो क्या पहनूं, तुम ही बता दो। क्यों, तुम्हारे पास एक से एक साड़ियां हैं। चंदेरी है, कोसा है, कांजीवरम है, मैसूर सिल्क है। ना हो तो भतीजी की शादी की खुशी में एक नई नकोर खरीद लो। और कुछ? और कुछ नहीं, जल्दी से अपना पर्स ढीला करो, देर हो रही है। माया पैसे निकालने के लिए उठी ही थी कि अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। माया बोली, लो तुम्हारे पापा आ गए, अब इन्हीं को चूना लगाओ। वाह, दफ्तर से थके हारे आए पति के स्वागत का क्या आदर्श तरीका है। पापा प्लीज, हमें तो पैसों से मतलब है, चाहे आप दें चाहे मम्मी दें, पर जरा जल्दी दे दें, देर हो रही है। कितने चाहिए? यही कोई 1,500। बाप रे, बड़ी लंबी चौड़ी शॉपिंग का इरादा है। फिर मंजरी दीदी की शादी में जाना है, वहां ऐसे फटे हाल जाने से थोड़े ही चलेगा। कुछ आपकी प्रेस्टीज का भी तो ध्यान रखना पड़ता है पापा। मंजरी दीदी की शादी की शॉपिंग करनी है ना, तो आज रहने दो। अशोक का स्वर गंभीर था। क्या? सौम्या का चेहरा रुआसा हो गया। वो आरती को घंटे भर से रोक रखी है, क्या सोचेगी वो। पापा थके हुए हैं बेटा, उन्हें तंग मत करो, मैं दे रही हूँ, माया ने कहा। पर सौम्या तुनक गई। रहने दीजिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जितना है उसी से काम चला लेंगे, उसने मुंह फुलाकर कहा और तीर की तरह बाहर निकल गई। माया उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गई भी, पर उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वो उदास होकर कमरे में लौटी। आते ही बच्ची को रुला दिया ना, नादान है बेचारी, नहीं जानती कि दफ्तर से लौटे व्यक्ति का पहले मूड देखना चाहिए, फिर कुछ कहना चाहिए। मैं तो वैसे भी कभी कुछ नहीं मांगती, पर बच्चों को तो अपने शौक पूरे करने दो, यही तो उम्र होती है सजने संवरने की, खासकर शादी ब्याह में। जब शादी ब्याह होंगे तब सज संवर लेगी, जल्दी क्या है। उसकी शादी के बाद अभी कौन सोच रहा है, अभी तो उसे अपनी मंजरी दीदी की शादी का शौक चढ़ा हुआ है। लेकिन वहां तो अब जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मंजरी जी हमारा आशीर्वाद लिए बिना ही जीवन साथी के साथ विदा हो गई हैं। क्या मतलब? प्लीज इस तरह पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हारे बड़े भैया का फोन आया था, मंजरी घर छोड़कर चली गई है, शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है। भैया ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है, पर मुझे नहीं लगता उससे कुछ फायदा होगा। अरे लड़की बालिग है, और जब तक ये लोग पता लगाएंगे तब तक तो शादी हो चुकी होगी। माया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, वो पाषाण मूर्तिवत जड़ हो गई। क्षण भर के लिए तो अशोक चिंतातुर हो उठे। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर अपने को रोक लिया। फिर वे धीरे से उठे और 2 कप चाय बना लाए। वे लौटे तब तक माया उसी तरह निश्चल बैठी हुई थी। लो चाय लो। माया जैसे नींद से एकदम जाग पड़ी। विस्फारित नेत्रों से कभी पति को, कभी चाय की प्याली को देखती रही। फिर अस्फुट स्वर में बोली, चाय आपने बनाई है?
हाँ, मुझे तलब महसूस हो रही थी और मैं सोचता हूँ तुम्हें इस वक्त चाय की सख्त जरूरत है। उसकी आंखें एकदम छलछला आईं। मैं अभी आई, कहकर वह उठी और काफी देर बाद नमकीन की प्लेट के साथ नमूदार हुई। नमकीन का तो खैर एक बहाना था, क्योंकि चाय के साथ नमकीन और बिस्कुट अशोक ही ले आए थे। ये अंतराल माया ने अपनी रुलाई रोकने के लिए किया था, या फिर खुलकर रोने के लिए, क्योंकि जब वह लौटी तो उसका चेहरा धुला धुला सा लग रहा था। 2 घंटे बाद सौम्या घर लौटी तो उसका सारा गुस्सा काफूर हो चुका था। वो भूल ही गई थी कि बाजार जाते वक्त उसका मूड कितना उखड़ा हुआ था। अपनी सारी खरीदारी की नुमाइश डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए वो चहक रही थी। मम्मी, देखो तो कि मैं क्या क्या लाई हूँ। और पता है मम्मी, हमें एक नई दुकान का पता चला। इतनी छोटी सी कि एकदम से नजर ही नहीं आती। हमें बुटीक वाली आंटी ने उसका पता दिया। उस दुकान पर इतने सारे सेट्स थे, मैं हर ड्रेस के लिए एक ले आई हूँ। अब तुम प्लीज नाराज मत होना, और तुम्हारे लिए चूड़ियाँ असेंबल करके ले आई हूँ। अब तुम प्लीज पहन लेना। हर साड़ी के साथ ये सेट चल जाएगा, बदलने का झंझट ही नहीं रहेगा। जब उसकी अनवरत कमेंट्री का कोई माकूल जवाब नहीं आया तो सौम्या को खटका हुआ। उसने मम्मी की ओर देखा। वो निर्लिप्त भाव से सौम्या की लाई हुई चीजों को देख रही थी। चेहरे पर ना खुशी थी, ना गुस्सा, और ना ही किसी तरह की उत्सुकता। उसे डर लगा, जाते समय थोड़ी बदतमीजी करके गई थी, तो क्या मम्मी इसीलिए नाराज हैं? उसने झट से दोनों बाहें मम्मी के गले में डाल दी। सॉरी मम्मी, उस समय उल जलूल कुछ कह गई थी ना मैं, पर क्या करूं, इतना गुस्सा आ रहा था ना। आरती को स्पेशली कॉलेज से इसीलिए पकड़ कर लाई थी। उसके सामने मेरी सोचो क्या इज्जत रह जाती। माया बेटी के भोले चेहरे को मुग्ध भाव से देखती रही, फिर प्यार से उसके गाल थपथपाकर बोली, मैं नाराज नहीं हो रही, बस थोड़ी सी अपसेट हूँ। क्यों? मंजरी ने देखना क्या कर लिया? क्या कर लिया? सौम्या ने आशंकित स्वर में पूछा। घर छोड़कर चली गई है। ओह! सौम्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतनी देर में मैं पता नहीं क्या क्या सोच गई थी। पिछले कुछ दिनों से उनका फोन भी नो रिप्लाई आ रहा था। अब समझ में आ रहा है, वे अपनी लोकेशन छुपाना चाह रही होंगी। खानदान की नाक कटवा दी लड़की ने। मम्मी, ये तो होना ही था। दीदी ने तो कहा था ना कि ये लोग अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि याद रखेंगे। मैं तो पहले से ही इस खबर की प्रतीक्षा कर रही थी, पर जब कार्ड वार्ड सब छपकर आ गए तो मुझे लगा दीदी ने स्थितियों से समझौता कर लिया है। मतलब तुम्हें पता था? सबको पता था। छोटे मामा, आभा मौसी, छाया मौसी सब जानते थे। एक तुम ही पता नहीं किस दुनिया में रहती हो। माया आश्चर्य से बेटी का मुंह देखती रह गई। 2 घड़ी रात बीत चली थी, पर उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। यूं तो मन उसका शाम से ही उचाट था, पर सोचने की फुर्सत नहीं थी। घर के ढेर सारे काम उसकी बाट जोह रहे थे। वो बेमन से ही सही, मशीन की तरह रोज के सारे काम निपटाती रही। अब जाकर कुछ सोचने की मोहलत मिली है। उसका मन बार बार बलरामपुर की ओर लौट रहा था। उस हाहाकार की कल्पना कर रहा था जो वहां मचा होगा। अच्छा हुआ जो अम्मा बाबूजी ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं हैं, नहीं तो शायद शर्म से ही मर जाते। नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो दम साधे पड़ी थी कि पति की नींद में खलल ना पड़े। आधी रात के करीब वो धीरे से पानी पीने के लिए उठी। लौटकर देखा पति जाग रहे हैं और एकटक उसी की ओर देख रहे हैं। उनकी उस टकटकी से घबराकर उसने पूछ ही लिया, नींद नहीं आ रही है क्या? किसे? उन्होंने प्रतिप्रश्न किया। मुझे तो खैर नहीं ही आ रही है। मंजू पर इतना गुस्सा आ रहा है कि बस। क्यों? अरे, यही सब करना था तो जरा पहले कर लेती ना। हमारा पैसा तो बर्बाद ना होता। इतनी सारी खरीदारी की, उसके लिए साड़ी ली, झुमके लिए, बच्चों के कपड़े बनवाए, ऊपर से 4 लोगों के आने जाने के टिकट भी बनवाए। इन सब में पैसा नहीं लगता क्या? सुनो, अगर अभी टिकट वापस कर दें तो रिफंड पूरा मिलेगा ना? तुम शाम से क्या इसी बात का शोक मना रही हो? तो पैसा क्या ऊपर से बरस रहा है? हम कोई उनकी तरह धन्ना सेठ तो है नहीं। क्या एक बार भी उसे शाबाशी देने का मन नहीं हुआ तुम्हारा?
शाबाशी? वो किस लिए? इसीलिए कि जो साहस बुआ नहीं जुटा सकी, जो काम बुआ नहीं कर सकी, वो भतीजी ने कर दिखाया। माया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो पत्ते की तरह कांपने लगी। ये खबर सुनने के बाद शाम को भी उसकी हालत अजीब सी हो गई थी, पर इस समय तो अशोक डर ही गए। उन्होंने उसके दोनों कंधे मजबूती से पकड़ लिए और डपट कर कहा, ये क्या पागलपन है? स्टडी योरसेल्फ। आप, इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी? उसका स्वर आक्रामक था। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना? फिर तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? माया एकदम शांत हो गई। उसका वह क्षणिक आवेश क्षण भर में ही उतर गया और वो निस्पंद होकर पति की बाहों में लुढ़क गई। कुछ देर कमरे में मौन छाया रहा। इस बीच अशोक धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरते रहे, उसे आश्वस्त करते रहे। थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठ गई और उसने पति की आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा, आपसे किसी ने चुगली की है? बताइए, किसने की है? ऐसी बातें छिपती नहीं हैं डियर, और इस तरह की खबर नवीसी के लिए नाते रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की एक पूरी जमात तत्पर रहती है। पर मुझे आग्रहपूर्वक उन लोगों से दूर रखा गया। तुम्हारे घर वालों की ये अतिरिक्त मुस्तैदी ही शंका के बीच बो गई। इतनी सी बात पर कोई नहीं, और भी कारण थे। सहज ही में कोई अपनी लाडली को घर से 1000 मील दूर नहीं ब्याहता। फिर शादी भी घर से नहीं की गई, तीसरी जगह से ही बिटिया को विदा कर दिया गया। तब मन में खटका होना तो स्वाभाविक ही था। फिर तुम्हारे मन में पीहर के प्रति जैसी उदासीनता दिखी, वो भी अस्वाभाविक थी। औरतों को मैके का मोह बुढ़ापे में भी नहीं छूटता, पर तुम तो नई ब्याहता थी, तब भी तुम में कोई ललक नहीं देखी। कारण चाहे जो भी रहा हो, पर तुम अपने घर वालों से नाराज थी, ये मैं समझ गया था, और ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी। वो चुप थी। और एक बात थी। कौन सी? तुम्हारी आंखों में तुम्हारे उजड़े हुए सपनों की धूल हमेशा नजर आती थी। उसे देखकर कभी तुम पर गुस्सा भी आता था, कभी दया भी आती थी। वो फिर चुप हो गई। और कुछ क्षण ऐसे भी आते थे जब मुझे अपने आप पर दया हो आती थी, तरस आता था। अपने आप पर तरस आता था। क्यों? प्रणय के उत्कट क्षणों में भी तुम्हारी आंखें जब मेरे आर पार किसी को खोजने लगती थीं, तो अपना आप बड़ा बौना लगने लगता था। वे क्षण बड़ी मर्मांतक पीड़ा देने वाले होते थे। कई बार मन में आया कि तुम्हें मुक्त करके स्वयं भी मुक्त हो जाऊं, पर यह काम उतना सरल तो था नहीं। उसमें कुछ मेरा अहम भी था। फिर सौम्या की आहट हुई और हमारी दुनिया ही बदल गई। सौम्या के जन्म के बाद तुम्हारे चेहरे पर परिवर्तन के ऐसे भाव दिखे कि मैं तो निहाल हो गया। शुभम के आने के बाद तो तुम गृहस्थी में ऐसे रच बस गई कि शिकायत का मौका ही नहीं मिला। सारे गिले शिकवे समाप्त हो गए। वो एक टक पति के चेहरे को विस्मय विमुग्ध होकर देखती रही। फिर धीरे से बोली, इतनी बड़ी बात इतने बरसों तक मन में लिए रहे, कभी कहा क्यों नहीं? हर बात का एक वक्त होता है। तो आज वो वक्त था। हाँ, और फिलहाल वक्त हो रहा है सोने का। तो मैडम, आप भी आराम कीजिए और बंदे को भी सोने दीजिए। गुड नाइट। और सचमुच करवट बदलकर वे तुरंत नींद के आगोश में चले गए, जैसे अब तक सिर्फ यही कहने सुनने के लिए जाग रहे थे। सुबह उनके लिए चाय ले जाते समय मन में एक अजीब तरह का संकोच था। कल के उस खुलासे के बाद वो उनका सामना किस तरह कर पाएगी, पर उसके इस असमंजस का वहां नामो निशान भी नहीं था। उन्होंने रोज की तरह सहज भाव से ही उसका स्वागत किया। फिर चाय पीते हुए बोले, सुनो, मेरे मन में एक बात आई है। वो प्रश्नार्थक नजरों से उन्हें देखती रही। तुम्हें उन टिकटों की बहुत चिंता हो रही है ना? ऐसा करते हैं कि उन टिकटों का उपयोग कर ही लेते हैं। दोनों मिलकर बड़े भैया के पास हो आते हैं। किस लिए? अरे, उन्हें समझाएंगे कि समय आपके लिए चाहे ठहर गया हो, पर इन 25 वर्षों में दुनिया बहुत आगे निकल गई है। मंजरी ने कोई गलती नहीं की। उसने अपने लिए जो लड़का चुना है वो सुंदर है, संपन्न है, संस्कारी है, और मुख्य बात यह कि मंजरी की तरह ही आईआईटी वाला है।
ऐसा लड़का अव्वल तो आपको जाति में मिलता ही नहीं, मिलता भी तो 10-15 लाख से नीचे बात ही नहीं करता। इसलिए बेटी की पसंद की दाद दीजिए और उसे घर बुलाकर ससम्मान विदा कीजिए। भैया कभी नहीं मानेंगे। वो हमारे इसरार पर उसे बुला भी लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक करेंगे। मार भी डालेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ओ गॉड, फिर तो ये पुण्य कांड हमें ही करना होगा। गुड़िया से कहो जरा उसका पता लगाए। उन लोगों को यहीं बुलाकर हम उसी शुभ मुहूर्त में उसका कन्यादान कर देंगे। आप तो कह रहे थे कि अब तक उन लोगों की शादी हो चुकी होगी। वो कोई शादी में शादी होगी? वो तो एकमात्र रस्म अदायगी है, कानून से बचने की एक तरकीब भर होगी। लड़कियां जिस तरह की शादी का सपना बचपन से देखती हैं वैसी तो वो कतई नहीं होगी। हम मंजरी को उसका ये सपना उपहार में देंगे। उसके लिए पीहर के दरवाजे तो शायद अब बंद ही हो जाएंगे, तो हम उसे एक घर दे देंगे जहां वो जब मर्जी हो आ सकेगी। भैया को अगर पता चल गया तो वे जिंदगी भर मेरा मुंह नहीं देखेंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी तुम कौन सा रोज रोज उनसे मिलने जाती हो? 2-3 साल में एक आध चक्कर लगता था बस, वो नहीं लगेगा। भैया समझेंगे मैंने उनसे बदला लिया है। उस समय सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं की तरफ से था। इतनी दूर जाकर आनन फानन शादी करने का आइडिया भी उनका ही था। ये तो और भी अच्छा है, देर से ही सही उन्हें अपनी गलती का एहसास तो होगा। ईश्वर ने उन्हें प्रायश्चित का एक मौका दिया है, उसे गवा देंगे तो उन जैसा अभागा दूसरा नहीं होगा। और मुझ जैसी दूसरी सुहागवती भी शायद दुनिया में दूसरी नहीं होगी। उसने मन में सोचा। जिंदगी भर वो सिर्फ अपने ही दुख को सहलाती रही। कभी भान भी नहीं हुआ कि एक देवता पुरुष सतत उसके पार्श्व में खड़ा है। उसकी स्नेहिल छाया ही तो उसे रेगिस्तान के पार ले आई है। और इतनी बड़ी बात का उसे कभी एहसास तक ना हुआ। क्या वो कभी उनसे उऋण हो सकेगी? मैडम क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, बस अब आप और गुड़िया मिलकर वर वधू की खोज कीजिए, मैं बाकी की व्यवस्था देखती हूँ। चलो इसी बहाने गुड़िया की शादी की रिहर्सल हो जाएगी। उसके मन में उल्लास की तरंगे फूट रही थीं। निश्चित ही वो सिर्फ मंजरी के परिणय के लिए नहीं थी। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी चंदन की छाव में सुधियों के नाग। आपको ये कहानी और मेरा कथावाचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। कल फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।